हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और रब ताला से यही दुआ है कि आप जहाँ भी हों रब के हिफ्ज़ व अमान में रह करके अपने तमाम एग्ज़ामात की तैयारियाँ बखूबी तरीके से कर सकें। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी है कि आप सब अपने एग्ज़ामात में जिस मकसद से क्लास कर रहे हैं और जिस मकसद से तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उस तैयारियों में, उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला, और आपकी हर तैयारी को बेस्ट बनाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है। ये सेशन जो है ये बीपीएससी के लिए है, यानी बीपीएससी टियर 4। जो बीपीएससी टियर 4 जिनका नहीं निकला है, यानी बीपीएससी टियर 3, टियर 2 या इससे पहले की जो बीपीएससी ना निकले हैं, उन हजरात के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाला है। और स्टेट, जिनका अब तक स्टेट ना निकला हो, स्टेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अच्छा, और जिनका सीटेट अब तक ना निकला हो, उनके लिए तो और ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो तमाम जितने उर्दू से क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के उर्दू क्वेश्चन किए जाते हैं उर्दू लैंग्वेज वालों के लिए, उनके लिए बहुत ही अहम और ख़ास क्वेश्चन है। ठीक है, एग्ज़ाम होते हैं उर्दू से रिलेटेड, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाला है। तो आप हजरात से, आप नाज़रीन से रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि आप ज़रूर अंत तक बने रहें। बहुत ही अहम और दिलचस्प क्लास होने वाला है। दिलचस्प यानी कि बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मतलब अहम और बहुत ही मुस्तफ़ीज़ क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लासों को और देखते हैं सवालों को किस तरह के क्वेश्चंस उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ामात में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवालात इम्तहान हाल में होते हैं। तो चलिए छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से जो अब तक ना जुड़े हों, शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपने कामयाबी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, बिना लेट किए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर है नहीं, दर्ज झेल किताबों में किन खूबियों का होना लाजिम है? दर्ज झेल किताबों में किन खूबियों का होना लाजिम है? ऑप्शन 1 नक्शो निगार का होना लाजिम है। ऑप्शन 2 समाजी का होना, ठीक है, यानी कि समाजियात, उसमें समाजियात बयान किए गए हो, या तो समाजियात के बारे में, समाज के बारे में कुछ बयान हो, ये लाजिम है। ऑप्शन 3 ज़ाहिरी व बातनी, यानी कि दरसी किताबों में किन खूबियों का होना लाजिम है, यानी कि ज़रूरी है। लाजिम मतलब ज़रूरी, ठीक है, लाजिम मतलब होता है ज़रूरी। ऑप्शन 4 अमलियात का होना ज़रूरी है, यानी कि लाजिम है। तो दोस्तों, दर्ज झेल सवालों जो किया गया है कि दर्ज झेल दरसी किताबों में किन खूबियों का होना लाजिम है, तो ये ज़ाहिरी और बातनी, क्या है, ज़ाहिरी और बातनी का होना लाजिम है। क्योंकि अगर ज़ाहिरी और बातनी जो ना हो दरसी किताबों में, किसमें, दरसी किताबों में, दरसी किताब के सिलेबस में, तो इंसान पढ़ नहीं पाएगा, अपने तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकता। ज़ाहिरी कहते हैं जैसे जो दिखावे के लिए हो, और बातनी यानी कि जो छुपा हो। ठीक है, उन दोनों, अगर ये दोनों ना हो, ये दोनों अगर ना हो दरसी किताबों में, तो तालीम अधूरी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, नहीं चलिए ठीक है। दर्ज झेल दरसी किताबें और मुअल्लिम की काबिलियत एक दूसरे के लिए क्या हैं? दर्ज झेल दरसी किताबें, ठीक है, दरसी किताबें और मुअल्लिम की काबिलियत यानी कि सिलेबस वाली किताबें, ठीक है, एक दूसरे के लिए क्या हैं? ऑप्शन 1 गैर फ़िआली हैं। ऑप्शन 2 ताज्जुब खेज़। ऑप्शन 3 काबिल ज़िक्र। ऑप्शन 4 लाजिम मलजूम। दोस्तों, गैर फ़िआली मतलब बिना काम के, गैर फ़िआली मतलब फ़िआल होता है, काम करने को कहते हैं, गैर फ़िआली बिना काम के। ठीक है, अच्छा, ताज्जुब खेज़ जो ताज्जुब से भरा हो, क्या है, जो है ना ताज्जुब से भरा हो, ताज्जुब से भरा हो। अच्छा, काबिल ज़िक्र, काबिल ज़िक्र यानी कि जो ज़िक्र के काबिल हो, ज़िक्र के लायक हो, जिसका बयान करना ज़रूरी हो। यानी कि दर्ज झेल दरसी किताबें और मुअल्लिम की काबिलियत एक दूसरे के लिए क्या है? ज़िक्र है, ज़िक्र करने के काबिल है, यानी कि बयान करने के काबिल है, उसके सराहने के काबिल है। और या ऑप्शन 4 लाजिम मलजूम। तो साथियों, इस सवाल में जो कहा गया कि दर्ज झेल दरसी किताबें और मुअल्लिम की काबिलियत एक दूसरे के लिए क्या है, तो एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। क्या है? लाजिम मलजूम है, यानी एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि दरसी किताबें अगर ना हो, ठीक है, तो मुअल्लिम पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा, अपने से खुद से पढ़ाएगा तो ठीक है, लेकिन पढ़ने वाला सारी बातें याद नहीं कर पाएगा। लेकिन दरसी किताबें रहेंगी तो उसको समझा कर उस पर एक्सप्लेन करके इंसान पढ़ाए, और बच्चा जब पढ़े तो उस पर एक्सप्लेन किया हुआ बच्चा पढ़ सकता है, और इसे बार में अगर फ्यूचर में भूल जाए, मुस्तकबिल में भूल जाए, तो उसे दोबारा देखकर किताबों को उसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन
बिना किताब के, बिना दरसी किताब के इंसान पढ़ नहीं सकता है। तो इस ज़रूरी है, दरसी किताबें लाजिम है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मुअल्लिम ना हो, मुअल्लिम मतलब टीचर्स ना हो, ठीक है, टीचर ना हो, उस्ताद ना हो, तो दरसी किताबों से पढ़ने से इंसान नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका एक्सप्लेन इंसान कैसे कर पाएगा? पढ़ते वक्त में खुद से पढ़ना और ख़ुद से ही एक्सप्लेन करना, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं तो फिर दुनिया के में जो भी निज़ाम है कि टीचर के साथ तलबा के साथ साथ टीचर भी होते हैं, तो वो निज़ाम ख़त्म हो जाता है ना। इसलिए तो इन दोनों का होना लाजिम और मलजूम है। किताबें, दरसी किताबें भी होनी ज़रूरी है और मुअल्लिम का भी होना ज़रूरी है। दरसी किताबें जो होती हैं, जो सिलेबस की किताबें होती हैं, कक्षा की किताबें होती हैं, उनका होना लाजिम है, यानी कि ज़रूरी है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला देख लें। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झेल मखमस का माना क्या होगा? ये जो मखमस है, मखमस का माना क्या होगा? ऑप्शन 1 5-5, ऑप्शन 2 2-2, ऑप्शन 3 1-1, ऑप्शन 4 6-6। तो साथियों ये बहुत ही आसान सवाल है। ये मखमस कहते हैं, अरबी ज़बान को कहते हैं, अरबी ज़बान में मखमस कहते हैं। और फिर मसलस भी होता है, यक होता है, मसदस भी होता है। तो ये अरबी ज़बान की है, यानी कि मखमस। तो मखमस अरबी है, तो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। मखमस से अशआर भी होते हैं, फिर मसदस अशआर आते हैं, और फिर रुबाई अशआर आते हैं। जैसे रुबाई, ठीक है, रुबाई जो होता है वो 4-4 को कहते हैं। रुबाई जो है वो ये नहीं, ठीक है, रुबाई जो होता है 4 है नहीं, तो 4-4 को कहते हैं, क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं दोस्तों, ठीक है। 4-4 को रुबाई कहते हैं, यानी कि 4 मिसरे वाले नज़्म को या गज़ल को या अशआर को क्या कहते हैं? 4 मिसरे वाले अशआर को हम रुबाई कहते हैं। तो यहाँ पर मखमस किसे कहते हैं कि मखमस का माना क्या होता है? तो रुबाई का मतलब होता है 4 होता है, रुबाई का मतलब 4, जैसे इसका दोनों का कनेक्शन है। अच्छा, तो इसी तरह मखमस जो है, मखमस 5-5 को कहते हैं। किसको? मखमस। खमसा जो होता है 5 को कहते हैं, खमसा। तो उसी से आया है मखमस। मखमस मतलब 5-5। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और दोस्तों आप सबसे थोड़ी सी गुजारिश है कि अगर आप समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल सही है, और आपका माइंड जो है शार्प है तो बिल्कुल सही है। अगर ना हो या अगर भूलने की बीमारी हो जाता है, इंसान अक्सर भूल ही जाता है, निस्यान की बीमारी, ठीक है, भूलना कोई ऐब नहीं है, बल्कि मतलब कि ये बहुत पुरानी आदत है। तो बहरहाल, तो अगर जो भूल जाते हो तो ज़रूर आप अपने लिए नोटबुक और एक कलम या तो पेंसिल लेकर बैठ जाएं, ताकि जो मुश्किल सवालात हों उनसे आप अपने कॉपी पर ये कर लें, नोट कर लें, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर मतलब भूल जाएं तो उसे रिपीट करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। इस जुमले का इंतखाब करें, उस जुमले का इंतखाब करें जिसमें ज़र्फ़ मकान का पता चले, ठीक है। उस जुमले का इंतखाब करें, यानी कि चुनाव करें, उसको चूज़ करें, उससे चूज़ करें जिसमें इसमें ज़र्फ़ मकान का पता चले। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि ज़र्फ़ मकान जो है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 तुलुए आफ्ताब मशरिक़ से होता है, बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन 2 ज़वाल का वक्त मुतय्यन है, बिल्कुल मुतय्यन है। ऑप्शन 3 ज़ैद ने हामिद को मारा, ये तो हम पता नहीं मारा है कि नहीं मारा, बहरहाल मारा होगा। ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तुलुए आफ्ताब मशरिक़ से होता है, ये तो अलग बता रहा है। ऑप्शन 2 ज़वाल का वक्त मुतय्यन है, बिल्कुल सही है। ज़ैद ने हामिद को मारा, तो ये तमाम के तमाम अलग अलग हैं, तो एक तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा। बहरहाल हम समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ज़र्फ़ मकान कहते किसे हैं। तो ज़र्फ़ मकान दोस्तों ये इसमें ज़र्फ़ से निकला है। किसमें? इसमें ज़र्फ़, ठीक है, इसमें ज़र्फ़, फ़ेले ज़र्फ़ नहीं कहेंगे बल्कि इसमें ज़र्फ़ कहेंगे। और इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं, इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं, एक मकान, एक ज़मान, ठीक है। एक होता है मकान, एक हम मकान कह लेंगे, दूसरे को हम ज़मान कहेंगे, ठीक है, दूसरे को हम ज़मान कहेंगे। एक मकान होता है और दूसरा ज़मान होता है। तो ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। तो ज़र्फ़ मकान ये जगह से रिलेटेड होता है, ज़र्फ़ मकान जो है ये जगह से, ठीक है, जगह से रिलेटेड है। और ज़र्फ़ ज़मान जो होता है दोस्तों, ये ज़र्फ़ ज़मान जो है वक्त से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है ज़र्फ़ ज़मान जो है ये वक्त को बताता है, वक्त कितना हुआ है, माने कि वक्त के बारे में बताता है, ठीक है। इससे हम वक्त के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि ज़र्फ़ मकान, उस जुमले का इंतखाब करें जिसमें ज़र्फ़ मकान का पता चले, यानी कि ज़र्फ़ मकान यानी कि इसके बारे में, ठीक है,
इसके बारे में पता करें, ठीक है, कि ज़र्फ़ मकान के बारे में पता चले। तो तुलूए आफ्ताब मशरिक़ से होता है, ज़वाल का वक्त मुतय्यन है, तो ज़वाल का वक्त मुतय्यन है तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो वक्त आ गया, तो वक्त मतलब ये ज़मान से रिलेटेड है, ठीक है। ज़ैद ने हामिद को मारा, तो ये जुमला तो है ज़ैद ने हामिद को मारा, लेकिन ये इसमें ज़ैद ने हामिद को मारा, इसमें ना ज़मान का पता चल रहा है और ना ही मकान का, तो ये दोनों हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकते क्योंकि ना मकान है ना ज़मान है, या ना जगह है ना ही कोई वक्त बताया जा रहा है। इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकते, कोई एक ही है। तो बचा ऑप्शन 1 कि तुलूए आफ्ताब यानी कि आफ्ताब का निकलना मशरिक़ से होता है। मशरिक़ मतलब कह लें पूरब को कहते हैं, आप सबको पता होगा। तो तुलूए आफ्ताब जो है मशरिक़ से होता है, बिल्कुल सही। तो मशरिक़ क्या है? एक जगह है, पूरब साइड है ना, पूरब साइड किधर है? अगर हम कह लें तो सब जगह को हम पूरब नहीं कह सकते। पूरब जिधर से सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है, आफ्ताब निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मशरिक़ कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मशरिक़ से निकलता है, यानी कि यहाँ पर जगह के बारे में पता चल रहा है कि जगह 4 जिहत हैं, 6 जिहत है, ठीक है। जैसे ये पूरब पश्चिम यानी कि है ना, मशरिक़ और मगरिब, जुनूब शुमाल और ऊपर और नीचे, ये 6 जिहत हैं। 6 जिहतों में कौन सा है? ये मशरिक़ से निकलता है, तो मशरिक़ एक जगह है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि दरसो तदरीस में ... के ज़रिए बेहतर नतायज हासिल किए जा सकते हैं। किए ऐसे नहीं होगा, ये हमारे टाइपिंग महोदय जो है, बहरहाल किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं, नुक्ता भी लगा देते हैं। तो दरसो तदरीस में ... के ज़रिए नतायज, बेहतर नतायज, किससे? बेहतर नतायज हासिल किए जा सकते हैं। किससे भाई? कि दरस व तदरीस में सामाजिक खिदमात के ज़रिए, या ऑप्शन 2 दरसी किताब का मयार और वालिदैन की मेहनत से, या ऑप्शन 3 दरसी किताब का मयार और मुअल्लिम की मेहनत के ज़रिए, या ऑप्शन 4 दरसी किताब का मयार व शमूलियत यानी कि मयार शमूलियत के ज़रिए। तो साथियों दरस व तदरीस मतलब कि पढ़ना और पढ़ाने में, ठीक है। दरस व तदरीस यानी कि क्लास पढ़ाने में, टीचिंग वगैरह में किसके ज़रिए बेहतर नतायज हासिल किया जा सकते हैं? नतायज दोस्तों इस पर भी ध्यान देंगे, ये आसान सवाल है। नतायज किसकी जमा है? नतीजा की। इस पर भी हम गौर व फिक्र करेंगे, ऐसा ना हो कि, ठीक है। नतीजा की जमा क्या है? नतायज है। नतीजा की जमा नतायज है। ऐसा ना हो कि मतलब कि ऐसा आसान क्वेश्चन पूछ दे और हम अटक जाए, ठीक है। तो दोस्तों नतीजा की जमा नतायज है, तो नतायज हासिल किए जा सकते हैं कैसे? सामाजिक खिदमत से तो नतायज हासिल नहीं किए सकते, मतलब कि दरसो तदरीस में सामाजिक खिदमत का क्या मतलब? अगर पढ़ लें लिख जाएं तब जाकर हम सामाजिक खिदमत कर सकते हैं, यानी कि समाज को बेहतर बनाने में, समाज को डेवलप करने में, समाज को चेंज करने में, है ना, अच्छाई को उभारने में और बुराई को दबाने में, बुराई को ख़त्म करने में पढ़ने के बाद हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। दरस व तदरीस में सामाजिक खिदमत। ऑप्शन 2 दरसी किताब का मयार और वालिदैन की मेहनत। तो दरसी किताब का मयार तो समझ में आता है, लेकिन वालिदैन की मेहनत, वालिदैन तो बेचारे वो बस खिला पिला सकते हैं, पढ़ा मतलब कि वो देखभाल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पढ़ा तो नहीं सकते हैं। हाँ, वही वालिदैन पढ़ा सकते हैं जो टीचर हो, बहरहाल तो ये भी हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 भी नहीं। अच्छा, ऑप्शन 4 जो है दोस्तों कि दरसी किताब का मयार और शमूलियत, तो ये भी नहीं। दरसी किताब का मयार तो ठीक है, शमूलियत नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन 3 में जो कहा गया दोस्तों कि दरसी किताब का मयार और मुअल्लिम की मेहनत, बिल्कुल सही। मुअल्लिम यानी कि टीचर की मेहनत। अगर दरसी किताब हो, ठीक है, दरसी किताबें मौजूद हो और मुअल्लिम की मेहनत हो, मुअल्लिम भी मेहनत करें, मेहनत से पढ़ा दें, तो बच्चे अगर मेहनत से पढ़ लें तो क्या कहते हैं, मुअल्लिम की मेहनत और दरसी किताबों के ज़रिए बेहतर नतायज हासिल किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, दरस व तदरीस के ज़रिए, ठीक है। दरस व तदरीस में दरसी किताब का मयार और मुअल्लिम की मेहनत से इंसान बेहतर नतायज हासिल कर सकता है। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया किसी भी तालीमी निज़ाम में दरसी किताबें क्या हैसियत रखती हैं? यानी किसी भी दरसी तालीमी निज़ाम में, किसी भी मतलब एजुकेशन निज़ाम में, एजुकेशन रूटीन में दरसी किताबें जो दरसी सिलेबस जो होती हैं कक्षा में क्या कहते हैं 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास या 11th में कौन सी किताबें हैं, तो दरसी किताबें क्या हैसियत रखती हैं, यानी कि वो अपने क्या जगह रखती हैं, क्या मकाम रखती हैं? ऑप्शन 1 अमली हैसियत,
ऑप्शन 2 कलीदी हैसियत, ऑप्शन 3 ज़ाहिरी हैसियत, ऑप्शन 4 तनकीदी हैसियत। तो दोस्तों तनकीदी तो हो नहीं सकती, क्योंकि किताबें जो होती हैं वो तनकीदी थोड़ी होती हैं, है ना। हाँ, तनकीदी किसको कहते हैं, मतलब तनकीद करना किसी पर, मतलब कि डाउट हो तो उसको पूछना कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो कुछ बातें तो उसको कहते हैं ज़ाहिरी हैसियत। तो ज़ाहिरी हैसियत नहीं रखती, ठीक है। ऑप्शन ये भी 3 भी बिल्कुल सही नहीं हुआ। अमली हैसियत, तो अमली हैसियत भी नहीं। अमली तो इंसान जो पढ़ेगा उस पर अमल करेगा, उस पर रिसर्च करेगा तभी तो अमली होगा, अमल करेगा, ठीक है। तो किताबें कहाँ से होंगी, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है कलीदी हैसियत, क्या है, कलीदी हैसियत, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्योंकि किसी भी तालीमी निज़ाम में दरसी किताबें जो होती हैं वो कलीदी हैसियत रखती हैं दोस्तों, कलीदी हैसियत। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि मुअर्रिखीन ने तालीम के बारे में क्या बयान किया है। मुअर्रिखीन ने तालीम के बारे में क्या बयान किया है। अच्छा पहले समझ लें कि मुअर्रिखीन जो है ये कहते किसे हैं। मुअर्रिखीन जो होते हैं वो कहते किसे हैं। मुअर्रिखीन मतलब लिखने वाले को, मुसन्निफिन को, ठीक है। मुसन्निफ़ को कहते हैं, मुसन्निफ़ जो होते हैं उनको मुअर्रिखीन कहते हैं, ठीक है। मुअर्रिखीन यानी कि मुअर्रिख की जमा है, ठीक है। मुअर्रिख की जमा मुअर्रिखीन, यानी कि जो तवारीख़ लिखते हैं, ठीक है, तारीख़ से आया है तो ये अरबी ज़बान है। तो मुअर्रिखीन जो तारीख़ी बातें लिखते हैं, तारीख़ी किताबें नोट करते हैं, लिखते हैं, तसनीफ़ करते हैं, तरतीब देते हैं, उन्हीं को मुअर्रिखीन कहते हैं। तो मुअर्रिखीन ने तालीम के बारे में क्या बयान किया है, यानी कि जय्यद लोग, दानिश्वर लोग क्या बयान किया। ऑप्शन 1 शशरुखी यानी कि 6 नुक्ते अमल, ऑप्शन 2 सहरुखी 3 नुक्ते अमल, ऑप्शन 3 चहारदह रुखी 4 नुक्ते अमल, ऑप्शन 4 इनमें से ज़ायद यानी कि इनके अलावा। तो दोस्तों ये जितने हैं ये फ़ारसी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, फ़ारसी में इस्तेमाल किए गए, क्योंकि शशरुखी ये फ़ारसी में कहते हैं, सह ये फ़ारसी में कहते हैं, 4 बिल्कुल ठीक है। तो उर्दू बनाई है, संस्कृत और फ़ारसी और अरबी ये तमाम के तमाम कंबाइन करके इसको बनाया गया है। बहरहाल तो उर्दू में अक्सर फ़ारसी ही इस्तेमाल किए गए। तो कहा गया कि मुअर्रिखीन ने तालीम के बारे में क्या बयान किया है। तो मुअर्रिखीन जो है तालीम के बारे में वो सहरुखी बयान किया है। सहरुखी यानी कि 3 नुक्ते अमल बयान किए हैं, 3 नुक्ते अमल। तो ऑप्शन 2 में 3 नुक्ते अमल है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कितने दरसी किताबें नहीं बल्कि तालिब इल्म, ठीक है, तलबा और असातिज़ा और उसके बाद मवाद, ये तीनों मिलकर के क्या कहते हैं तालीम के बारे में बयान किया है कि तीनों होना लाजिमी है। तो सहरुखी बयान किया, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों तो चलिए दोस्तों, आप सब जो अब तक बने रहे हो उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो अब तक ना भेजें और शेयर ना किए हो, ज़रूर दूसरे तक शेयर कर दें। जो हजरात इन सब के लिए तैयारी कर रहे हैं या उर्दू से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ज़रूर उन तक शेयर कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। या तो अगर किसी और क्लास की या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर वो हमें बता सकें कमेंट में कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमें इसमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि दरसो तदरीस में मवाद क्या हैसियत रखती है। दरसो तदरीस में मवाद जो होता है क्या हैसियत रखती है। ऑप्शन 1 दरमियानी तगय्युरात, ऑप्शन 2 साबिक़ा तगय्युरात, ऑप्शन 3 लाहिका तगय्युरात, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों दरसो तदरीस में मवाद क्या हैसियत रखती है, ज़रा आप भी कमेंट में बताएं। ठीक है, अगर आपको पता है या जिन हजरात को पता हो ज़रूर कमेंट में बताएं कि मवाद जो होती है वो दरसो तदरीस में पढ़ने पढ़ाने में क्या हैसियत रखती है, अपना मकाम क्या रखती है, जल्द बताएं। तो जो दोस्तों दरसो तदरीस में मवाद जो है वो दरमियानी तगय्युरात रखती है। ठीक है, मवाद जो है वो दरमियानी तगय्युरात यानी कि दरमियानी तगय्युरात मतलब बदलाव, दरमियानी बदलाव, तगय्युरात मतलब बदलाव, ये रखती है हैसियत। दरमियानी बदलाव की हैसियत रखती है कि वो दरमियान में आना, वो बदलाव चेंजिंग लाती है, वो मतलब उससे कुछ अच्छा बदलता है। ठीक है, तो वो रखती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और ये साबिका तगय्युरात, साबिका कहते हैं शुरुआती मतलब बदलाव, यानी कि तगय्युरात, शुरुआती तगय्युरात वो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। लाहिका तगय्युरात, लाहिका लास्ट में आता है। ठीक है, लाहिका जो है लास्ट में आता है, आखिर में, तो ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दरमियाने तगय्युरात ये मवाद पैदा करती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप ज़रूर इस क्लास को
लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर दें। चले, सह नुक्ता 3 नुक्ते अमल, सह नुक्ता 3 नुक्ते अमल में क्या क्या शामिल हैं, ठीक है। सह नुक्ता जो ऊपर गुजर चुका है उसमें 3 नुक्ते अमल में क्या क्या शामिल हैं तो हम बता चुके थे कौन कौन सा। चलिए आप अब अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें तो दे दें कमेंट में। ऑप्शन 1 मुदर्रिस, समाजी तामुल और अमलियात। ऑप्शन 2 तलबा, मुदर्रिस और शमूलियत। ऑप्शन 3 मुदर्रिस, निज़ाम और अमल। ऑप्शन 4 मुदर्रिस, तलबा और मवाद। तो इस सवाल का जवाब ज़रूर दें क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं सह नुक्ते के बारे में, ठीक है। सह नुक्ता के बारे में बता चुके हैं, यानी कि 3 नुक्ते अमल। 3 नुक्ते अमल मतलब कुछ 3 खास बातें। नुक्ता मतलब कहते हैं वो डाउट नहीं, ये जो नुक्ता है बा पर नुक्ता आता है जो ऐसे करके, वो नहीं, ठीक है, वो नुक्ते के बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं कह रहा है कि, बल्कि नुक्ते अमल मतलब नुक्ता के बारे में उसको जिस खास हो, ठीक है। नुक्ता मतलब खास हो, जिनके बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें, कमेंट में बताएं। तो साथियों, से नुक्ता अमल जो बताए थे कि मुदर्रिस, तलबा और मवाद, मुदर्रिस, तलबा और मवाद का होना लाजिम है, यानी कि ये से नुक्ता जो है ये लाजिम करार देते हैं, ठीक है। यानी कि ये मवाद जो है ये तगय्युरात में बदलाव करते हैं। अच्छा, मुदर्रिस जो होते हैं, मुदर्रिस पढ़ाते हैं, है ना, और तलबा जो है तलबा पढ़ते हैं, तो उनमें इन तीनों का होना ज़रूरी है, ठीक है, दरस व तदरीस में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि से नुक्ता मतलब मुदर्रिस, तलबा और मवाद का होना लाजिम। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल, दर्ज झेल फाजिल की जमा क्या होगी, वाज़ह करें। ये फाजिल जो है दोस्तों, इसकी जमा क्या होगी, यानी कि इसका प्लूरल क्या होगा। ऑप्शन 1 अफजल, ऑप्शन 2 फाजिलात, ऑप्शन 3 फाजिला, ऑप्शन 4 फुजला। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दें, ठीक है, हम नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब आप खुद दें कि फाजिल की जमा क्या होगी, वाज़ह करें। अफजल होगा, फाजिलात होगा, या फाजिला या फुजला। चलें आप कमेंट में बता दें कि फाजिल की जमा क्या होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बता दें, और याद रखेंगे कि इसका मतलब जमा क्या आएगा, ठीक है। इसकी जमा जो है फाजिल की जमा क्या होगी, फिर लास्ट में बताएंगे ही। चलिए अगला सवाल को देख लें। बहुत ही आसान सवाल है, आप दे सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब दे सकें, क्योंकि आप सीटेट, बीपीएससी, स्टेट वगैरह हैं और बीपीएससी टीआर 4 की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको इतना तो आसान आया है, ये तो 10th क्लास 9th क्लास के बच्चे दे देंगे, ठीक है। बहरहाल, मुंदरजा झेल मवाद मुदर्रिस और तलबा के दरमियान क्या कायम करता है। मुंदरजा झेल मवाद जो है मुदर्रिस और तलबा के दरमियान, यानी कि मुदर्रिस और तलबा के बीच में, शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या कायम करता है। ऑप्शन 1 मेहनत, ऑप्शन 2 राबता, ऑप्शन 3 काविश, ऑप्शन 3 तहजीब। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही हल्का सवाल है कि मवाद जो होता है वो मुदर्रिस और तलबा के दरमियान क्या कायम करता है। तो दोस्तों मुदर्रिस और तलबा के दरमियान मेहनत नहीं काम करता, ठीक है। काविशी को तो कहते हैं मेहनत, मुशक्क़त, काविश करना, ठीक है। तहजीब भी नहीं, तहजीब तो इंसान के अंदर होता है, होने के जैसी परवरिश होती है उसके अंदर तहजीब आती है। तो ये मवाद इसका अलग कनेक्शन है। तो राबता जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राबता जो है राबता कायम करती है। जो मवाद है ये मुदर्रिस और तलबा के दरमियान राबता कायम करती है, ताल्लुक़ कायम करती है, संबंध कायम करती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि दर्ज झेल लफ्ज़ रंज, ठीक है, लफ्ज़ रंज जो है इसकी ज़िद क्या होगी, वाज़ह करें, ज़ाहिर कर दें, बता दें, ठीक है, हाईलाइट कर दें कि रंज जो है इसकी ज़िद क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है, और इस तरह करके वो घुमाव फिराव करके वो क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी हो गया, स्टेट हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, ये सब आपको मिलेंगे ही, ठीक है। घुमा फिरा करके आसान क्वेश्चन कर देंगे कि आप फंस जाए, ठीक है। बहरहाल ऑप्शन 1 जंग, ऑप्शन 2 संग, ऑप्शन 3 खुशी, ऑप्शन 4 राहत। तो ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें कि रंज की ज़िद क्या होगी, इसका अपोजिट, इसका विलोम शब्द क्या आएंगे, अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट शब्द क्या होंगे। जल्दी फटाफट बता दें कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों रंज मतलब होता है गम, है ना, गम होता है रंज मतलब गम, रंजो अलम भी कह सकते हैं, इसका गम भी कह सकते हैं। तो इसका रंज रंजो राहत के राहत और रंज में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। रंजो राहत तो कहाँ है, ऑप्शन 4 में रंजो
राहत है। तो रंजो राहत में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, यानी कि जैसे जिस तरह इंसान को रंज पहुंचती है उसी तरह खुशी भी पहुंचती है। तो खुशी के टाइम हम खुदा को भूल जाते हैं और रंज के टाइम खुदा को याद करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए रंजो राहत में यानी कि आराम और गम में भी, खुशी और गम में भी हमें क्या है, खुदा को याद रखना चाहिए। और खुशी का क्या होगा, खुशी का गम ही होगा, खुशी का अपोजिट गम ही होगा, ठीक है। और जंग का होगा, क्या होगा, जंग का हो सकता है इत्तेहाद, है ना, एक जगह का मतलब कि आपस में मोहब्बत, है ना। और संग मतलब पत्थर होता है, तो संग मोम, है ना, संग का हो जाएगा क्या, मोम हो जाएगा, मोम हो सकता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि रंज मतलब तकलीफ़, तो रंजो राहत, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंदरजा झील बाग में कौन सा लाहिका लगाने से माली का माना जाहिर होता है। ये जो बाग है, लफ्ज़ बाग, ठीक है, लफ्ज़ बाग में कौन सा लाहिका लगाने पर, ऐड करने पर, जोड़ देने पर माली का माना जाहिर होगा, ठीक है। यानी कि कौन सा लफ्ज़ हम जोड़ेंगे तो माली का माना बन जाएगा कि वो माली है, ठीक है। ऑप्शन 1 प्रस्थ, ऑप्शन 2 बाज, ऑप्शन 3 बान, ऑप्शन 4 सितान। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं और मुझे उम्मीद है कि 99% उम्मीद है कि आप सब इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि बाग जो है, बाग में कौन सा लाहिका लगाने पर माली का माना जाहिर होगा, तो आप सबको पता होगा। और ये बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ी सी बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि बाग में कौन सा लाहिका लगाने पर माली का माना जाहिर होगा। जल्द फटाफट इस सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों आप कमेंट में बता देंगे कि दोस्तों बाग में जो है ना, लाहिका कहते हैं लास्ट, आखिरी को कहते हैं, लाहिका कहते हैं किसको है, आखिर को, ठीक है, आखिर को कहते हैं लाहिका। तो आखिर में कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो हम बाग के आखिर में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा वो, परस्त तो नहीं हो सकता, ठीक है, बुत परस्त वैसे होगा, बुत लगाएंगे, बुत में लगाएंगे। बाज, चालबाज, तो ये चालबाज चाल में लगता है, ठीक है, बाजीतन मतलब, ठीक है, तो वो अलग होता है, तो चालबाज होगा। अच्छा सितान, तो सितान कब्र, सितान वो जगह से रिलेटेड है, क्या है, ये जगह से रिलेटेड है, तो जगह के बारे में पूछ रहा है। अगर जगह के बारे में पूछता है कि कोई ऐसे मतलब कि कोई ऐसा लाहिका लगाएं जो हमें जगह का पता चले, तब सितान लगा देते हैं, बाग सितान। तो लेकिन बाग सितान में बाग सितान नहीं लगेगा बल्कि, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो बागबान, बागबान कह सकते हैं किसको, माली को कहते हैं। बागबान मतलब बाग की हिफाजत करने वाला, बाग की कटाई छटाई और उसके साफ सफाई करने वाले को बागबान कहते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही जो है बान जो है ये माली का माना जाहिर कर रहा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग किसका नज़रिया पेश करते हैं, वजाहत करें। बहुत अच्छा, ये CDP से है कि सब तो CDP से है, मतलब है माना वाला है, जुमा वाला है, बहरहाल। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो किसका नज़रिया पेश करते हैं, वजाहत करें। ऑप्शन 1 अखलाकी तरक्की का, ऑप्शन 2 समाजी नज़रिया पेश करते हैं, ऑप्शन 3 बातनी तरक्की का नज़रिया पेश करते हैं, या ऑप्शन 4 अमलियाती तरक्की के बारे में नज़रिया पेश करते हैं। और तरक्की कहते हैं दोस्तों किसको पता है, तरक्की कहते हैं डेवलपमेंट को, किसको, डेवलपमेंट को कहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट को कहते हैं। इसी को हम दूसरा हिंदी में कह लें तो क्या होगा, विकास, है ना, विकास कह लें, विकास, इसको हम विकास कहते हैं। तो तरक्की को हम विकास भी कहते हैं। तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग जो है किसका नज़रिया पेश करते हैं, अखलाकी तरक्की का नज़रिया, या समाजी नज़रिया, या बातनी तरक्की का, या अमलियाती तरक्की का। तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं ये अखलाकी तरक्की का नज़रिया पेश करते हैं, अखलाकी तरक्की का ये नज़रिया पेश करते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि जीन पियाजे एक ... थे, यानी कि जीन पियाजे ऑप्शन 1 एक कलाकार थे, ऑप्शन 2 एक माहिर नफ्सियात थे, ऑप्शन 3 एक माहिर अदीब थे, ऑप्शन 4 एक माहिर इक्तसादियात थे, एक माहिर इक्तसादियात थे। तो आप ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि जीन पियाजे जो हैं ये क्या थे। तो दोस्तों जीन पियाजे जो हैं
ये जीन पियाजे बच्चों के मतलब कि डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के विकास के लिए ये क्या है, एक मतलब ये है नफ्सियात, माहिर नफ्सियात है। तो क्या हो सकते हैं, तो ये एक माहिर नफ्सियात थे, ठीक है, माहिर नफ्सियात थे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चों पर डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों के विकास के बारे में, इस सब के बारे में इन्होंने सर्च किया। तो ये क्या है, माहिर नफ्सियात थे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कि जीन पियाजे एक माहिर नफ्सियात थे। तो यहाँ पर माहिर नफ्सियात ऐड होगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए। और हाँ, इस सवाल का जवाब दे सकें तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते चलें कि दर्ज झेल फाजिल की जमा क्या होगी। यही था, ये फाजिल की जमा क्या होगी। तो दोस्तों फाजिल कहते हैं, फाजिल जो होते हैं तो फाजिल ये आलिम से ऊपर होते हैं, तो पढ़े लिखे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, आलिम से भी ऊपर, ठीक है। तो फाजिल की जमा अफजल नहीं होगा, अफजल मतलब अच्छा होता है, फाजिलात तो फाजिलात भी नहीं होगा, ठीक है। अब फुजला फाजिला, तो ये फाजिला ही लड़की को कहते हैं। अगर फाजिल कोई लड़की बन जाती है, फाजिल की डिग्री हासिल कर ले, या तो बोर्ड से डिग्री हासिल कर ले, या तो मदरसे में जाकर जो पढ़ाई होती है मौलाना की, है ना, आलिम फाजिल मुफ्ती वगैरह, तो वो हासिल कर ले तो वो फाजिला कहलाएगी। तो ये औरतों के लिए निस्बत लगाया जाता है। और हाँ, फुजला जो है, ये फाजिल की जमा फुजला, ये क्या है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फाजिल की जमा क्या आते हैं, फुजला आते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतनी देर तक बने रहने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको इस क्वेश्चन से, इस सेशन से बहुत ही फ़ायदा पहुंचा होगा। तो ज़रूर आप इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हो सके तो दिल करे तो सब्सक्राइब भी करते जाएं। और अपने तक ना रखें, बल्कि इस क्लास को दूसरे तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस क्लास से मुस्तफ़ीज़ हो सके। और भी कुछ डाउट हो दोस्तों, तो उर्दू से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो ज़रूर आप कमेंट में हमें साझा करें, बताएं, और हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं, और फिर हम वक्त निकलने पर हम उसके जवाब भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में क्या है क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले सवालों के साथ, अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।